थर्मोडायनामिक्स में अभी तक हम लोग बेसिक्स को कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव को लिखना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट को देखा, हमने अल्फा की बात की, बीटा की बात की और गामा को भी हमने वहाँ देखा। उसके बाद हम लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी, पहली स्टेट पढ़ी और दूसरी स्टेट की भी हमने वहाँ पर बात की। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट फंक्शन देखा, पाथ फंक्शन देखा और विद द हेल्प ऑफ फूलर थ्योरम हम लोगों ने स्टेट फंक्शन प्रूव करना भी सीखा। उसके बाद हम लोगों ने हीट कैपेसिटी को देखा, हीट कैपेसिटी कुछ फीचर्स की बात की और उसके बाद हम लोगों ने Cp माइनस Cv के नो रिलेशंस को देखा और उनको डिराइव करना भी हमने वहाँ पर सीखा। उसके बाद हम लोगों ने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन निकालना सीखा। उन सभी वर्क डन के फॉर्मूलों को हमने याद किया और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट का किस तरीके से जो है एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन को पूछता है और किस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दूसरा अगला मॉडल, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन की बात आज के लेक्चर के अंदर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्नोट इंजन क्या होता है। सभी चीज़ों की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं CSIR नेट JRF केमिकल साइंस के एग्जाम की, हर बार लगभग इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर गेट की बात करते हैं तो गेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्नोट इंजन को। और कार्नोट इंजन का जो बेसिक्स है आपको पता ही है कि कार्नोट इंजन किस तरीके से काम करता है, उसका ग्राफ क्या होता है। जो क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से वो ग्राफ से भी आपसे पूछता है कि ग्राफ कैसे बनेगा, P और V का, V और T का, H और S का। तो बहुत सारे आपके यहाँ पर ग्राफ बन सकते हैं। तो ग्राफिकल बेस भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके पास आ सकता है कि आपके इस प्रोसेस के अंदर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, आपको वो पता होना चाहिए कि आपके एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एफिशिएंसी फॉर्मूले से कैसे निकालनी है। और आपसे ये पूछ सकता है कि A से B, B से C, C से D के अंदर कितना आपका वर्क डन हुआ। तो कुल मिला के एक तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और एक ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कार्नोट इंजन किस तरीके से बना हुआ है, क्या उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस हैं, किस तरीके से हम जो है उस इंजन को बनाते हैं। बेसिक्स की बात करेंगे कार्नोट इंजन के आज। अगर आप लोग सिर्फ फॉर्मूलेस को पढ़ते हो और आपको लगता है कि मैं सिर्फ फॉर्मूलेस को पढ़ के नेट के अंदर जो है वो क्वेश्चन को कर दूंगा, तो आपके सामने यहाँ पर एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है और बिल्कुल मैंने नीचे आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उसके लास्ट पेज के ऊपर मैंने सारे फॉर्मूलेस एक ही पेज के ऊपर लिखे हुए हैं। नोट्स डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको देखो, लास्ट के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उनको याद कर लो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ फॉर्मूला को याद करके जाओगे तो आप नेट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कर लोगे, तो वो आपकी गलतफहमी है। आपको पता होना चाहिए वो फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ। क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी भी आते हैं लेकिन ईजी आएंगे। क्वेश्चन आपके पास मुश्किल नहीं आएंगे, लेकिन आपके बेसिक्स का वो यूज़ करने वाला है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मेरी किस तरीके से डिराइव हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं कार्नोट इंजन को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक आइडिया लेते हैं कि आखिर कार्नोट इंजन क्या है और आपका रेफ्रिजरेटर है वो किस तरीके से काम करता है। दोनों की दोनों एक तरीके से आपके क्या है, इंजन ही है। रेफ्रिजरेटर बस कार्नोट इंजन के रिवर्स तरीके से काम करता है। तो कार्नोट इंजन क्या है? कार्नोट इंजन जो एक इंजन है, आप इसको डेली लाइफ के अंदर रोज़ देखते हो। अगर मैं बात करूँ, आप बाइक चलाते हो, आप स्कूटी चलाते हो, तो कैसे करते हो? बाइक और स्कूटी के अंदर आपके पास एक इंजन होता है। उस इंजन के अंदर आप क्या डालते हो? आप पेट्रोल डालते हो। पेट्रोल की कंबशन के बाद वो इंजन क्या करता है, आपके अंदर इंजन, गाड़ी के अंदर जो इंजन होता है उसके अंदर आप पेट्रोल डालते हो, उसके कंबशन की वजह से आपके टायर रोटेट करते हैं और आप व्हीकल को मूव कर पाते हो। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप इंजन को हीट देते हो। आप इंजन को हीट देते हो और वो इंजन का टायर घूमता है, यानी कि मैकेनिकल वर्क होता है। इंजन को आपने हीट दी वर्क करने के लिए, आपने इंजन को हीट दी है वर्क करने के लिए। और थोड़ी बहुत जो हीट है वो वेस्ट के फॉर्म में निकल जाती है। कौन से वेस्ट का फॉर्म होता है वो? कभी कभी हमारी गाड़ी के अंदर से धुआं भी निकलता है, आपका जो इंजन है वो गर्म भी होता है, तो उसे हम बोलते हैं वेस्ट हीट। तो कार्नोट इंजन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप इंजन को हीट देते हो काम करने के लिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया भी हुआ है। आप हीट देते हो काम करने के लिए, और थोड़ी बहुत हीट क्या जाती है, वेस्ट हो जाती है। इन द फॉर्म ऑफ, या तो आपका इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाता है, या फिर क्या, आपका जो धुआं निकलता है उस फॉर्म के अंदर जो आपकी थोड़ी बहुत हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो ये बेसिक सा फंडा होता है कार्नोट इंजन का। जिसने पहले इंजन दिया था फ्रांस का एक मिलिट्री एजेंट था, एक मिलिट्री मैन था, जिसने पहली बार कार्नोट
इंजन का कंसेप्ट बताया था। हालांकि जिस टाइम उसने इस कंसेप्ट को बताया इसको खारिज कर दिया गया और 28 ईयर्स की उम्र के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। और उसके 18 साल बाद उनकी डेथ के 18 साल बाद इस इंजन को मान्यता मिली कि हाँ, इस इंजन में कुछ दम था। तो चलिए पढ़ते हैं आखिर क्यों इस इंजन में दम है। और उस टाइम तक हमारे पास कोई भी उस टाइम तक अभी एक भी इंजन तब तक नहीं बना हुआ था। तो देखते हैं कैसे उसने इंजन का आइडिया दिया था। और आज की डेट के अंदर भी आप जितने भी इंजन देखते हो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, हीट देते हो वर्क करने के लिए, हीट देते हो वर्क करने के लिए, बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो देखते हैं कार्नोट इंजन क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक आइडिया में, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट हीट इज टेकन बाय द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स। कोई भी सोर्स है जहाँ से आप क्या लोगे, हीट लोगे, टू डू वर्क एंड सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड एज वेस्ट हीट। और आप जो हीट ली काम करने के लिए, कुछ अमाउंट की हीट आपकी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से आपको दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है मैंने, मान लो कि ये जो है वो आपका सिस्टम है, ये जो है वो आपका सिस्टम है। सिस्टम ने हीट ली काम करने के लिए और थोड़ी बहुत हीट क्या हो गई, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट रिलीज हो गई बाहर कोल्ड सिंक के अंदर। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आप किसी भी इंजन की बात करो तो एफिशिएंसी क्या होती है, आपका कितना आउटपुट मिला और आपने उसको कितना इनपुट दिया है। बेसिकली ये चीज़ होती है ना कि आउटपुट अपॉन में इनपुट। आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, आपने कितना उसके ऊपर खर्चा, कितना आपको उससे फ़ायदा मिल रहा है और आपने कितना उसके ऊपर खर्चा किया है। तो एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमने इंजन को क्या दिया, हमने इंजन को हीट दी है, इंजन ने हमें क्या दिया, काम करके दिया है। वर्क डन बाय द सिस्टम, इंजन हमारा काम कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस का W। आपने सिस्टम को हीट दी, क्या हो गया, Q इंटू में H। ये हीट जो है वो मेरी हॉट सोर्स से आ रही है। ये हॉट सोर्स से क्यों आ रही है उसकी बात करेंगे, अभी बस मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ QH। तो आपका एफिशिएंसी हो गई इंजन की, आप उसको ईटा से डिनोट करते हो, ये आपकी होगी माइनस का W अपॉन में QH। ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसको भी डिराइव करेंगे, अभी सिर्फ एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कार्नोट इंजन का। अब बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटर कार्नोट इंजन के रिवर्स काम करता है। आप कार्नोट इंजन को हीट दे रहे थे काम करने के लिए, लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर आप लोग काम करते हो ताकि हीट बाहर निकल सके, ये आप बेसिकली करते हो। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या करते हो, अपने घर का, आपका घर में जो फ्रिज होता है उसको क्या करते हो, आप उसको प्लग करते हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो। रेफ्रिजरेटर के ऊपर क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो। उसके अंदर आप जो अपना पानी रखते हो, आप खाना रखते हो, क्या होता है, ठंडा होता है, यानी कि खाने के अंदर से हीट निकल के बाहर सराउंडिंग के अंदर फेंक रहा है रेफ्रिजरेटर। फेंक कैसे रहा है, आपने उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क किया, उसने हीट को बाहर फेंका। तो बेसिक जो प्रिंसिपल होता है रेफ्रिजरेटर वो क्या होता है, आप उसके ऊपर काम करते हो। काम कैसे करते हो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेफ्रिजरेटर में आप काम करते हो हीट को बाहर निकालने के लिए, और जो ये आपकी हीट बाहर निकलती है वो कहाँ से निकलती है, फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। यहाँ से जो हमारी हीट जो है वो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में जाती है। इसलिए समझिए, ऐसा नहीं है कि आपका खाना जो है वो पहले गर्म था, आपने ठंडा किया तो आपका तो खाने की जो धुआं निकला है, आपका जो खाने का जो हीट ट्रांसफर हुई है वो कैसे हुई है, हॉट से कोल्ड नहीं। आपकी जो हीट ट्रांसफर होती है वो कोल्ड से हॉट के अंदर होती है। अगर आपकी हीट ट्रांसफर हॉट से कोल्ड में हो रही तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। हॉट से कोल्ड तो अपने आप ही ट्रांसफर करती है हीट। अगर आप मान लो आप किसी कमरे के अंदर बैठे हुए, आपका AC ऑन पड़ा है, आपने रूम को बिल्कुल सील पैक किया हुआ है, तो आपका कमरा जो है वो ठंडा रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई आता है, बाहर से कोई आएगा, उसने गेट खोल दिया, तो धीरे धीरे आपका कमरा जो वापस से गर्म होना स्टार्ट कर देता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अंदर क्या होती है, अंदर आपके पास ठंडी हवा है, बाहर की तरफ क्या है, गर्म हवा है। तो बाहर की हवा जब अंदर आएगी तभी तो आपका जो कमरा है वापस से गर्म होगा। तो यानी कि क्या हुआ, यानी कि एयर जो है, यानी कि जो गैस है वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ अपने आप ही फैलती है, अपने आप ही मूव करती है, अपने आप ही फ्लो करती है। तो हॉट से कोल्ड में मूव करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, आपको मैकेनिकल वर्क, आपको इलेक्ट्रिकल वर्क उसके ऊपर करना पड़ता है। तो उस केस के अंदर जो आपकी हीट है वो कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ जा रही है। ये क्यों जा रही है, जब मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा इसका तो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे होती है ये। मान लो आप रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या करते हो, मान लो कि ये जो है ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है और आपने क्या किया, आपने इस रेफ्रिजरेटर को प्लग कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के साथ, आपने यहाँ पर ऑन कर दिया इसको। आप जब इसको रेफ्रिजरेटर के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है, अगर आपने नोट किया हो, उसके ऊपर लिखा होता है कि उसको यूज़ करने से पहले आप उसको थोड़ी देर चला कर रखो, जैसे कि आप उसको 2 घंटे 3 घंटे चला कर रखो। और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ गर्म करके गर्म मत रखो। उसके ऊपर जो आप जो भी चीज़ रखोगे उसे आप रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आओ पहले, उसके बाद उसे फ्रिज के अंदर रखो। जैसे कि अगर
आपने कोई खाना गर्म किया है अभी अभी, तो अगर वो खाना बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको फ्रिज के अंदर रखना रिकमेंड नहीं करता। उसके अंदर उस पर लिखा हुआ है फ्रिज के ऊपर, पहले आप उस खाने को रूम टेम्परेचर के ऊपर आने दो, उसके बाद उसको फ्रिज के अंदर रखो। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने फ्रिज के ऊपर आपने प्लग लगाया और आपने प्लग को ऑन कर दिया। अभी फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर क्या है, सेम है। फ्रिज अभी भी मार्केट से आया है, आपके घर के अंदर भी मार्केट से आया है, आपने फ्रिज का पैक खोला और आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया, तो इस टाइम पे तो फ्रिज के अंदर का हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जितना बाहर का टेम्परेचर है उतना ही अंदर का टेम्परेचर होगा। मान लो कि आपके कमरे का टेम्परेचर भी गर्मी का दिन है, फ्रिज तो आप गर्मी के अंदर यूज़ करते हो, मान लो गर्मी के टाइम पे आपके घर का टेम्परेचर क्या है 35 डिग्री सेल्सियस है, और आपके फ्रिज का अंदर का टेम्परेचर भी क्या होगा स्टार्टिंग में 35 डिग्री सेल्सियस ही होगा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने फ्रिज को खोला, आपने पैकिंग को खोली, आपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसको लगा के प्लग के अंदर आपने प्लग ऑन कर दिया और आपका फ्रिज जो है वो ठंडा होना शुरू हुआ। तो जब वो ठंडा होना शुरू होगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो 35 से नीचे जा जाएगा, कितना हो जाएगा, मान लो 35 से नीचे जाकर कितना चला गया 15 डिग्री सेल्सियस चला गया, और अब आपका अंदर का जो फ्रिज है वो ठंडा है। अब आपने क्या किया, आपने खाना बनाया, खाना आपका गर्म है, अब आप चाहते हो कि आपका खाना क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, आपको तो ठंडा करना है। तो पहले आपको उस खाने को रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आना होता है। ये फ्रिज के ऊपर लिखा होता है बड़ा बड़ा, पहले आप फ्रिज को 2-3 घंटे चलाकर छोड़ दो, खाने को रखने से पहले उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आ जाओ। मान लो आप उस खाने को कितने टेम्परेचर के ऊपर ले आए, 32 या फिर 33 डिग्री, अब तक आप मतलब आपका रूम टेम्परेचर 35 है तो आप 35 तक ले आए, आप यहाँ तक उस खाने को ले आए। उसके बाद आपने उस खाने को क्या किया, उस खाने को आपने फ्रिज के अंदर रख दिया। मान लो आपने उस खाने को क्या कर दिया, फ्रिज के अंदर रख दिया। अब फ्रिज क्या करता है, फ्रिज उस खाने के अंदर से हीट को बाहर निकालेगा ताकि आपका वो खाना क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। खाना क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। आपका मेन टारगेट क्या था कि आपका खाना ठंडा हो जाए। आप फ्रिज के ऊपर मैकेनिकल वर्क कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद फ्रिज क्या करता है, फ्रिज इस अंदर के एरिया से, इस अंदर के एरिया जो पहले से क्या है, ठंडा है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर क्या है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वाला एरिया कैसा है, ये वाला एरिया मेरा कोल्ड है, और बाहर वाला एरिया कैसा होगा 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एरिया मेरा हॉट है। तो इलेक्ट्रिसिटी के वर्क करने के बाद फ्रिज एक ऐसा काम करता है कि वो अंदर के एरिया से बाहर की तरफ हीट को फेंकता है, बाहर की तरफ हीट को फेंकता है। अब अंदर आपका खाना रखा हुआ है, खाना जो है वो थोड़ा सा गर्म है, 35 डिग्री के ऊपर है। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री के ऊपर, 15 डिग्री का टेम्परेचर फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज क्या करता है, उस 15 डिग्री टेम्परेचर की वजह से आपका खाना अपने आप थोड़ा थोड़ा ठंडा होता है। तो जब वो ठंडा होगा तो थोड़ी सी हीट रिलीज करेगा। अब बारी है उस हीट को बाहर फेंकने की। आखिर उसको बाहर कैसे फेंका जाए, अगर उसको तुरंत से बाहर फेंक दूंगा तो आपका खाना ठंडा हो जाएगा। तो उसको बाहर फेंकने का काम करता है जो आप इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, उसकी वजह से वर्क होता है। अब आपकी जो आपकी हीट खाने से रिलीज होगी, यानी कि वो कहाँ गई, वो गई 15 डिग्री सेल्सियस वाले रीजन के अंदर, यानी कि कोल्ड रीजन के अंदर। तो अब आपको इस कोल्ड रीजन से हीट को कहाँ बाहर फेंकना है, बाहर आपको सराउंडिंग के अंदर फेंकना है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या है 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको कोल्ड रीजन से हॉट रीजन के अंदर की तरफ आपको हीट को मूव कराना है, आपको गैस को, वेपर्स को मूव कराना है। कैसे कराओगे आप उसको कराने के लिए आपको वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि गैस ऑटोमेटिकली तो हीट अपने आप तो हॉट से कोल्ड में जाती है, हॉट से कोल्ड में जाती है। कोल्ड से हॉट में जाने के लिए आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में वर्क किया और उसके बाद इस तरीके से जो है आपका रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर के केस के अंदर, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम टू इजेक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। कोल्ड रीजन को मैं यहाँ पर सी से डोनेट करने वाला हूँ, हॉट रीजन को मैं एच से डोनेट करूंगा पूरे के पूरे कार्नोट साइकिल के अंदर। आप भी इसको इस तरीके से ही याद करना, राइट। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, वर्क करते हैं हम सिस्टम के ऊपर, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के ऊपर काम कर रही, तो वो क्या हो गई प्लस का W। आपने सिस्टम के ऊपर काम किया, क्या हो गया, प्लस का W हो गया। अब सिस्टम के ऊपर काम किया क्यों, ताकि आपकी जो हीट है वो बाहर निकल जाए, हीट जो है वो बाहर निकल जाए। कहाँ से निकलेगी, कोल्ड सिंक से, कोल्ड सिंक, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कोल्ड सिंक से, और ये मेरा क्या है, हॉट सोर्स। तो आपकी जो हीट बाहर निकलेगी वो कोल्ड सिंक से कहाँ निकलेगी, कोल्ड सिंक से जाएगी हॉट सोर्स की तरफ, कोल्ड रीजन से हॉट सोर्स की तरफ। तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो ये क्या होगी तो आपकी वही आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो यहाँ पर आउटपुट क्या है, आप कितनी हीट बाहर निकाल सकते हो, ये आपकी आउटपुट है। जितनी हीट बाहर निकालेगा रेफ्रिजरेटर उतना अच्छा काम कर रहा है। कम हीट बाहर निकालेगा, खाना कम ठंडा होगा, तो रेफ्रिजरेटर गंदा काम कर रहा है। ज़्यादा हीट बाहर निकालेगा, खाना ज़्यादा ठंडा होगा, इसका मतलब रेफ्रिजरेटर अच्छा काम कर रहा है।
तो आपका आउटपुट क्या हो गया, हीट इजेक्टेड, और आपका इनपुट क्या हो गया, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का QC अपॉन में W, माइनस का QC अपॉन में W, क्योंकि जो आपकी हीट इजेक्ट हो रही है वो तो आपकी कोल्ड सिंक में से हो रही है। जितनी आप कोल्ड सिंक से हीट को निकाल पाओगे वो आपका क्या है, वो आपका है आउटपुट। तो आपके बेसिकली यहाँ पर जो है मैंने एफिशिएंसी के फॉर्मूले लिखे हैं, आपको बेसिक बताया कि किस तरीके से कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर काम करते हैं, क्या उनका बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो चलिए पढ़ते हैं कार्नोट साइकिल आखिर क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। पहले फीचर्स को देखते हैं, 4 इसके फीचर हैं, उसके बाद से ग्राफ को देखेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर ये ग्राफ किस तरीके से हमने प्लॉट किया। उस चीज़ों को समझेंगे आज, कैसे हम लोग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपका जो फॉर्मूला है वो निकल कर आया, उन सब चीज़ों की बात अब करने वाले हैं। तो कार्नोट इंजन का जो बेसिक फीचर होता है, पहली बात तो जो कार्नोट इंजन होता है वो आइडियल गैस उसके अंदर होती है और रिवर्सिबल प्रोसेस होने वाले हैं सारे। ये क्यों होने वाले हैं, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। जब मैं आपको बताया था वर्क डन वाले केस के अंदर, मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो आपका वर्क डन होता है आइडियल केस के अंदर, अभी तक आपने ये चीज़ पढ़ा नहीं है, लेकिन जो आपका वर्क डन होता है रिवर्सिबल के अंदर, वर्क डन इन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल। ऐसा क्यों होता है, जो रिवर्सिबल के अंदर आपका वर्क डन होता है उसके अंदर जो आपका प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर, वो लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो लगभग आपका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो जब आप काम कर रहे होगे, हल्का हल्का वेट हटा रहे होगे, आपको एक्सपेंड कर रहे हो गैस को, हल्का हल्का वेट उठा के, तो उसके अंदर जो है फ्रिक्शन नहीं होता बिल्कुल भी, यानी कि जो आपका काम हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल हल्का हल्का आप हटा रहे होते हो। लेकिन इरिवर्सिबल केस के अंदर आपको एकदम से कंप्रेस करना है और एकदम से एक्सपेंड करना है। तो उस केस के अंदर जो होता है सरफेस का फ्रिक्शन, यानी अगर मेरी गैस अंदर मेरी कोई गैस है, मुझे इसको एक्सपेंड करना है, तो सराउंडिंग में अंदर भी कोई गैस होगी तो वो उसके अगेंस्ट काम कर रही होती है, यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। ये आपका फैक्ट होता है, हमेशा के हमेशा होगा। और अभी अभी आपने देखा कि जो आपका एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है कार्नोट इंजन के अंदर, W अपॉन में QH, माइनस का W अपॉन में QH। अगर आपका माइनस का W बढ़ा, तो आपका ईटा बढ़ा, अगर आपका ईटा बढ़ा यानी कि आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ी, जो आप चाहते हो। आप यही तो चाहते हो कि आपके इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा रहे। वो ज़्यादा कब होगी, जब आपका माइनस का W ज़्यादा होगा। माइनस का W कब ज़्यादा होगा, जब आपके पास प्रोसेस कैसे होंगे, रिवर्सिबल के होंगे, ना कि इरिवर्सिबल। तो जितने भी आप प्रोसेस देखने वाले कार्नोट साइकिल के अंदर, वो सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि जो आपका आइडियल गैस है, आप यहाँ पर जो गैस लोगे वो कैसी लोगे, वो आइडियल गैस लोगे। जब हम आगे जाके वंडरवॉल गैस के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि वर्क डन बाय आइडियल गैस इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय वंडरवॉल गैस। ये भी आप आगे जाकर देखोगे, मैं आपको तब बताऊंगा ये आपके क्यों होता है। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज़ को याद रखो कि जो आइडियल गैस के केस के अंदर वर्क डन करोगे तो वो ज़्यादा निकलेगा, वर्क डन ज़्यादा तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा। हमारा टारगेट क्या है कि मेरे इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बेसिकली जो कार्नोट इंजन है वो किसके लिए, कार्नोट इंजन किसके लिए होता है, आपका कार्नोट इंजन के अंदर एक तो सारी की सारी गैसेस क्या होंगी, आइडियल गैस होंगी। आइडियल गैस आप लेकर चलोगे, अगर उसके अंदर गैस की फॉर्म के अंदर नहीं है, आपका सब्सटेंस सॉलिड के अंदर है, तो आप ये मान के चलोगे कि जब मैं उस सॉलिड को वेपराइज करूंगा तो जो वेपर बने हैं वो मेरे आइडियली बिहेव करेंगे। अगर वो लिक्विड की फॉर्म में मैं उसको वेपराइज करूंगा तो उसके वेपर्स भी आइडियली बिहेव करेंगे। आपको ये चीज़ें मान के चलनी है, ये अजम्पशन आपको लेकर चलना है। आइडियल हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती, इसलिए आज तक ये इंजन नहीं बना है, कार्नोट इंजन आज तक नहीं बना, क्योंकि आइडियल गैस ही नहीं होती तो इंजन कैसे बनाओगे आप। ये सिर्फ कार्नोट इंजन ने सिर्फ एक आइडिया दिया था, एक प्रिंसिपल दिया था कि किस तरीके से आप लोग इंजन को बना सकते हो। ये चीज़ इसीलिए फेमस है, और इसी ने सिर्फ एक क्या दिया था, बेसिक प्रिंसिपल दिया था कि कैसे इंजन को बनाते हो। बेसिक प्रिंसिपल क्या था, आप सिस्टम को हीट दो काम करेगी, सिस्टम को हीट दो काम करेगी। ये बेसिक सा फंडा था, इसके ऊपर ही सारी चीज़ें हैं हमारे पास चलने वाली है। तो पढ़ते हैं पहले फीचर को। पहला फीचर क्या है, मोस्ट एफिशिएंट इंजन बट नॉट 100% एफिशिएंट। मोस्ट एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पर गैसेस कैसे ली हैं, आइडियल ली हैं, तो एफिशिएंट तो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि फिर भी 100% एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो हीट वेस्ट हो ही रही थी। आपने कहा कि आप हीट देते हो काम करने के लिए, थोड़ी बहुत हीट क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। दैट मीन्स आपका जो आउटपुट हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, इसीलिए ये आपका 100% एफिशिएंट नहीं होता है। उसके बाद सेकंड ये है कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एंड द अमाउंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। जो आपका सब्सटेंस है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या फिर गैस है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैंने आपको अभी कहा अगर ये आपके पास सॉलिड और लिक्विड होंगे, इसका मतलब ये है कि ये भी मेरे आइडियल हैं। आइडियल के तरीके कैसे हैं, अगर मैं इनको वेपराइज करूँगा तो जो इनके वेपर बनेंगे वो आइडियली बिहेव करने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ मान के चलनी है। उसके बाद अगर
अगर मेरे पास इसका अमाउंट कितना है उसके ऊपर भी मेरी एफिशिएंसी अफेक्ट नहीं करती है। तीसरी आपकी क्या है, एफिशिएंसी इज जनरली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू हॉट सोर्स और टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू कोल्ड सिंक। ये आपको जो नीचे एक्सप्रेशन है, ये जब मैं डिराइव करूंगा तब आपको पता चलेगा एक्सप्रेशन आया कहाँ से, लेकिन एक्सप्रेशन को देखकर आप बता सकते हो कि जो आपकी एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड सिंक और टेम्परेचर ऑफ हॉट सोर्स के ऊपर। ये फॉर्मूला अभी तक मैंने डिराइव नहीं किया, जब मैं डिराइव कर दूंगा इस फॉर्मूले को तो आप इस फॉर्मूले को समझ जाओगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा फॉर्मूला निकल कर आ रहा है एफिशिएंसी का, दैट मीन्स आपकी जो एफिशिएंसी है वो कोल्ड सोर्स के टेम्परेचर के ऊपर और हॉट सोर्स के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद देखते हैं कि आखिर इंजन किस तरीके से बना हुआ है। तो आपका जो कार्नोट इंजन है इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। जो आपका पहला स्टेप है वो क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और चौथा क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये सब चीज़ें आप पढ़ते हुए आ रहे हो, मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें पता है। आपको ये भी पता है कि आप किस तरीके से ग्राफ बनाते हो, यहाँ पी बनाते हो, यहाँ पर क्या करते हो, वी बनाते हो। आपको ये वाला ग्राफ बनाना भी आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर ये ग्राफ मेरा किस तरीके से बनता है, क्यों बनता है। क्योंकि आपको तो आदत है डायरेक्ट फॉर्मूलेस को याद करने की, क्वेश्चन को करने की, फिर आप सोचते हो कि आपके नेट और जेआरएफ के अंदर भी आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं आपको अभी लिख कर दे रहा हूं कि आपका CSIR नेट जेआरएफ निकलना मुश्किल है। नेट आप निकाल सकते हो, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको चाहिए होते हैं 110 नंबर, 120 नंबर। आप अगर बिना पढ़े भी जाओगे एग्जाम के अंदर तो आपने एमएससी में इतना पढ़ा हुआ है कि आपके 50 नंबर या 60 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आप सोचोगे कि यार मैं तो ओबीसी के अंदर हूँ, मेरी कट ऑफ तो 80 गई है, 60 तो मेरे आ ही गए, मुझे तो बस 20 नंबर और चाहिए। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है सी पार्ट के अंदर, यानी कि अगर मेरे 5 क्वेश्चन और ठीक हो जाते तो मेरा तो नेट हो गया। लेकिन वो जो बाद के 5 क्वेश्चंस होते हैं, जो 60 से लेकर 80 तक का जो सफ़र होता है वो ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आप कैसे कर सकते हो, जब आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हुए पढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं कि जो आखिर आपके 4 इंजन हैं ये किस तरीके से बने हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका इंजन है उसके कंपोनेंट क्या है, किस किस पार्ट से आपका जो इंजन है वो बना हुआ है। तो इंजन के अंदर आपके पास एक तो हॉट सोर्स होता है, आपके पास एक कोल्ड सिंक होता है और एक वर्किंग सब्सटेंस होता है सिलेंडर, ठीक है। और आपके पास एक होता है इंसुलेटेड स्टैंड। अब इनका कैसे कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से इसको हम बनाएंगे प्रोसेस को, तो उसको समझते हैं। पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपका जो पहला स्टेप था वो क्या था, वो था रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि आपको एक्सपेंशन करना है और आइसोथर्मली आपको एक्सपेंशन करना है। आपके पास क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, आपके पास एक हॉट सोर्स है, यानी कि आपके पास कोई बर्नर पड़ा होगा जहां से आप अंदर हीट दे सकें। आपके पास कोई कोल्ड सिंक है जो सिस्टम के अंदर से हीट को बाहर खींच सके। अगर सिस्टम मेरी हीट रिलीज कर रही है तो वो सारी की सारी हीट जो रिलीज होगी वो मेरी कहाँ चली जाएगी, कोल्ड सिंक के अंदर मैं उसको जमा कर लूंगा। आपके पास एक वर्किंग सब्सटेंस है, सिलेंडर है, और आपके पास क्या है, एक इंसुलेटेड स्टैंड है। आपको इन चारों चीज़ों से आपको वो चारों प्रोसेस बनाने, कौन कौन से, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, और उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। आप देखते हैं किस तरीके से बनाता हूं। मान लो आपके पास एक वर्किंग गैस सिलेंडर है, आपके पास सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। आपको पहला स्टेप क्या है, अगर आपका जो पहला स्टेप है वो कैसा, एक्सपेंशन है। आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंशन करना है। तो मान लो इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, मेरे पास वेट रखा हुआ है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, और ऊपर वाले से भी वेट रखा हुआ है। तो आपको इसको एक्सपेंड करना है। वेट हटाते जाओगे एक्सपेंड होता जाएगा, वेट हटाओगे एक्सपेंड होगा, वेट हटाओगे एक्सपेंड होगा, वेट हटाओगे एक्सपेंड होगा। लेकिन अगर आपने इस सिस्टम को कोई भी हीट नहीं दी, अगर आपका सिस्टम के अंदर ना तो हीट जा रही है ना तो हीट आ रही है, तो ये तो आपका एक तरीके से क्या बन गया, dq=0 बन गया। अगर dq=0 यानी कि प्रोसेस क्या हो गया, एडियाबैटिक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एडियाबैटिकली कोई चीज़, कोई गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, उसका टेम्परेचर गिरेगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका पहला प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल रहे, वो एक्सपेंड तो करे लेकिन वो आइसोथर्मल रहे, यानी कि टेम्परेचर गिरे ना, टेम्परेचर कम ना हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर आपने हीट नहीं दी तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो आप इस सिलेंडर को उठाए कहाँ पे रख दो, हॉट सोर्स के ऊपर रख दो, यानी कि नीचे से आप बर्नर को ऑन कर दो। बर्नर को ऑन करोगे तो सिस्टम के अंदर हीट जाएगी। आपने क्या किया, वेट हटाया, आपकी भड़ा, आपका गैस बढ़ी ऊपर से, लेकिन जो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था उसको ओवरकम आपने कैसे किया, नीचे से एक्स्ट्रा हीट देकर। फिर आपने और वेट हटाया, आपने नीचे से और हीट दी, आपने और वेट हटाया, नीचे से और हीट दी। तो आपका एक्सपेंशन भी चल रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो डिक्रीज होना था वो मेरा ओवरकम हो गया। आपने जो नीचे से बर्नर को ऑन किया हुआ है, जो आपका हॉट सोर्स है, उसने आपके टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा, यानी कि आपका प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो गया, आइसोथर्मल भी हो गया, और आपके टेम्परेचर क्या रह गया, कांस्टेंट भी रह गया। लेकिन इस केस के अंदर आपने क्या किया, सिस्टम को हीट दी है, कैसे दी है, हॉट सोर्स के ऊपर रख कर दी है। तो देखिए पहला प्रोसेस मैंने कैसे बनाया,
मैंने पहला प्रोसेस बनाया, टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस पुट द वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर ऑन द सोर्स, रिमूव द वेट बाय यूजिंग पिस्टन, आपको वेट को रिमूव करना है यूजिंग पिस्टन। गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली क्यों करेगी, क्योंकि आपने सिलेंडर को हॉट सोर्स के ऊपर रख दिया, हॉट सोर्स के ऊपर आपने सिलेंडर को रख दिया। नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मैंने लिंक दे रखा है नोट्स का, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको आज के लेक्चर्स के नोट वहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैं जितने भी लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा आपको उन सभी के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाकर नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आप नोट्स को देखते रहिए। अगर आपके पास 2 डिवाइस है, अगर आपके पास 2 फ़ोन है तो आप एक फ़ोन के अंदर नोट्स रख सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पर भी नोट्स दिख ही रहे होंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ से नोट्स नहीं दिख रहे किसी भी रीज़न से, तो आप एक डिवाइस अपने साथ और रखिए ताकि आप वहाँ पर नोट्स को भी पढ़ सकें, राइट। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस पुट द वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर ऑन द हॉट सोर्स। आपने हॉट सोर्स पे इसलिए रखा ताकि आपका टेम्परेचर गिरे ना, इसलिए आपने नीचे से हीट दी। तो आप उसके बाद क्या किया, आपने रिमूव द वेट बाय यूजिंग पिस्टन, गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली। गैस आपकी एक्सपेंड कैसे करेगी, आइसोथर्मली करेगी। मान लो आपकी गैस ए स्टेट से बी स्टेट में जा रही है, आइसोथर्मल जाएगा, आपका टेम्परेचर क्या रहने वाला है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहने वाला है। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गए, आप क्या कर रहे हो, गैस को एक्सपेंड कर रहे हो। अगर आपकी गैस एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इस केस के अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर आपका कम हो रहा है, वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर बोल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप क्या प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस केस के अंदर जो आपका P1 V1 है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ पर आप बोल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो, ए से लेकर बी स्टेट के केस के अंदर आप बोल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं लिखा हुआ है एंड सिस्टम टेक्स हीट, लेट अस कंसीडर दैट सिस्टम टेक QH। आप सिस्टम ने जो हीट लिया वो क्या लिए, QH लिए। H मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हीट कहाँ से लिए, हॉट सोर्स से लिए, तो इसलिए मैंने इसको QH से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद पहले लॉ से आपको पता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता है dQ इक्वल टू du माइनस W। ये आपको पता है, आपका प्रोसेस क्या है, आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है। du क्या होता है, NCV dt होता है। अगर आपका T कांस्टेंट है यानी कि आपका dt 0 है, अगर आपका dt 0 है तो आपका du क्या हो जाएगा, du आपका 0 हो जाएगा। अगर आपका du 0 हो गया दैट मीन्स आपका जो dq है, dq इसके अंदर क्या है, dq आप कहाँ से सीट ले रहे हो, QH ले रहे हो, तो आपका ये क्या हो गया, dq तो आपका QH हो गया। dq आपका क्या है, dq जो है वो आपका क्या है, QH है। du क्या हो गया, du आपका 0 हो गया। वर्क डन क्या है, W1 मैंने वर्क डन को यहाँ पे मैंने W1 लिख दिया, क्योंकि पहला प्रोसेस मैंने क्या लिख दिया, W1 लिख दिया। यहाँ से आप देखोगे आपका जो QH है वो क्या हो गया, माइनस का W1 आपका ये हो गया है। अब आपको पता है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस के अंदर, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस के अंदर आपका वर्क डन क्या होता था, माइनस का RT ln V2 बाई V1। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको वर्क डन निकलवाए थे सारे के सारे प्रोसेस के। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएगा आपको वर्क डन निकालने का, लेकिन आपको उनके फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हर एक जगह जो आप आगे पढ़ने वाले हो, उनके आपको वहाँ पर वर्क डन के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको वो याद होने चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा, मैंने लिख दिया कि QH जो है वो आपका माइनस का W1 के बराबर है। W1 क्या होता है, माइनस का RT ln V2 बाई V1 होता है। बाहर पहले से माइनस हो तो क्या हो गया, प्लस का RT ln V2 बाई V1 है। आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, आपका R पॉजिटिव होता है, T पॉजिटिव होता है, V2 भी पॉजिटिव है, V1 भी पॉजिटिव है, तो आपका QH क्या निकल कर आएगा, पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। अगर पॉजिटिव निकल कर आ रहा है इसका मतलब आप सिस्टम को हीट दे रहे हो। तो आपको साइन के साथ कुछ भी नहीं खेलना है, जो आपके फॉर्मूलेज है वो अपने आप आपको बताएंगे कि कब आपकी हीट जा रही है। प्लस माइनस जो है वो अपने आप ही आएगा। आपको जो आयु पैक के अंदर दिया गया है आपको स्टार्टिंग के अंदर वो साइन लेने हैं, और उसके बाद अपने आप फॉर्मूले के अंदर जो है वो साइन एडजस्ट हो जाता है। जो आपका वर्क डन है वो क्या रहेगा, माइनस का RT ln V2 बाई V1। वर्क डन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपका अपने आप नेगेटिव निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि आपका R पॉजिटिव होता है, T आपका पॉजिटिव होता है, V2 आपका पॉजिटिव होता है, V1 आपका पॉजिटिव होता है। तो ये सब चीज़ें क्या निकल कर आएगी, पॉजिटिव निकल कर आएगी। क्यों निकल कर आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे हो। एक्सपेंशन करोगे तो आपका V2 क्या है, V1 से बड़ा है। अगर V2 आपका V1 से बड़ा है तो ln V2 बाई V1 क्या होगा, ln 1 से बड़ा होगा। V2 बाई V1 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और अगर आपका ln 1 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा। तो यानी कि ये पूरी चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बाहर पहले से नेगेटिव है तो आपका वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन आपका नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली। और आप यहाँ कह भी रहे थे कि आपका सिस्टम काम कर रहा है तो आपका जो वर्क डन है वो नेगेटिव निकल कर आना चाहिए था। तो फॉर्मूले साइन अपने आप लेगा, आपको बस वैल्यूज़ को पुट करना है। उसके बाद जो आपका QH है वो क्या हो गया, RT ln V2 बाई V1। ये मैंने आपको बता दिया, ये पॉजिटिव निकल कर ही आएगा। तो चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं सिर्फ पहले वाले प्रोसेस का, यानी कि हम A से B तक आए हैं तो उसके लिए ग्राफ कैसा रहा। आप कह रहे हो कि आपने क्या किया, आपने एक्सपेंशन किया तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। अगर इनिशियल वॉल्यूम मेरा V1 है तो दूसरा वॉल्यूम तो मेरा क्या रहेगा, V2, यानी कि उससे ज़्यादा रहेगा। तो आपका ग्राफ आइसोथर्मल के हमने ग्राफ देखा था, आपने यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ बताया था। ये आपका क्या था, आइसोकोरिक था। ये आपका P है, ये आपका क्या है, ये आपका V है, मैंने आपको बताया था। ये आपका क्या था, ये आपका आइसोकोरिक का ग्राफ था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने कहा कि ये आपका आइसोथर्मल ग्राफ है। उसके बाद आपने कहा कि आइसो जो आपका एडियाबैटिक
एडियाबैटिक होता है उसका थोड़ा सा और स्लोप ज़्यादा होता है, तो ये आपका क्या हो गया, एडियाबैटिक हो गया। उसके बाद आपने कहा कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका आइसोकोरिक हो गया। ये आपका आइसोकोरिक है, जो आपका पहले वाला ये क्या है, ये आपका आइसोबारिक है, सॉरी, क्योंकि आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है और आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये ग्राफ भी आपने अपनी कॉपी के अंदर बना रखा है। अगर आपने कॉपी नहीं बनाई नोट्स की, आपने मेरे नोट्स से रखे, तो उसके अंदर भी ये वाला डायग्राम मैंने आपको वहाँ पर बनवा रखा है, तो आप देख सकते हो, राइट। तो आपका ग्राफ कैसा रहा, आइसोथर्मल का रहा। तो आपने क्या किया, इस तरीके से आपने ग्राफ बना दिया। जो आपकी स्टेट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, जो आपकी स्टेट है वो कहाँ से जा रही है, वो ए से जा रही है, वो ए से कहाँ पे जा रही है, वो ए से बी पे जा रही है। अब ए के ऊपर कंडीशंस क्या गिवन है आपको, ए के ऊपर आपको गिवन है P1 V1 TH मैंने मान लिया। मान लो उसका जो टेम्परेचर स्टार्टिंग का क्या है, प्रेशर क्या है, P1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है, और टेम्परेचर यहाँ पर मैं मान रहा हूँ TH, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर आप, मैंने TH क्यों माना है मैं आपको बताऊंगा जब मैं नेक्स्ट पढ़ूंगा। अभी आप मान लो कि मैं TH मान रहा हूँ, राइट। अगर आपने यहाँ पर TH जिसको मान लिया तो आपका टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो आपका बी स्टेट के ऊपर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो आपका पहला स्टेप का ग्राफ हो गया। मैंने यहाँ पर QH लिख दिया एंटर, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर हीट एंटर कर रहा है। तो अब पढ़ते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आपको यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है, आपको एक्सपेंशन ही करना है। तो क्या है, आपका सिलेंडर यहाँ पर है, इस टाइम पे आपका सिलेंडर गैस के ऊपर रखा हुआ है। अभी हमने फर्स्ट स्टेप के ऊपर गैस के ऊपर रखा हुआ था। तो अगर मैं अब इसको फिर से वेट हटाऊंगा तो एक्सपेंड करेगा, वेट हटाऊंगा एक्सपेंड करेगा, वेट हटाऊंगा एक्सपेंड करेगा। लेकिन आप यहाँ से नीचे से हीट देते रहोगे तो आपका जो DQ है वो जीरो नहीं हुआ। अगर आपका DQ जीरो नहीं हुआ तो आपका प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं हुआ। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस सिलेंडर को उठा के सेकंड स्टेप के अंदर इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर लाके रख दोगे। अगर आपने इसको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर लाके रख दिया तो आपका जो DQ है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ना तो सिस्टम के अंदर से हीट जा रही है, ना सिस्टम के अंदर से हीट बाहर जा रही है, ना अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है। आपका DQ जीरो हो गया। DQ अगर जीरो हो गया तो आपको प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया। लेकिन आपको साथ साथ क्या करना है, आपको साथ साथ एक्सपेंशन करना है। अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो आपको पता है कि एडियाबैटिक के अंदर अगर मैं वॉल्यूम का एक्सपेंशन करूंगा तो आपका टेम्परेचर घटेगा। आपका टेम्परेचर अगर घटेगा दैट मीन्स जो आपका पहला टेम्परेचर था वो क्या था, ज़्यादा रहा होगा, तभी तो वो घट रहा है। अगर वो घट रहा है इसका मतलब क्या, पहले वाला टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा। और हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। इसलिए इस वाले केस के अंदर जो मेरा फाइनल टेम्परेचर आएगा उसको मैं TC बोलूँगा, और जो पहले था उसको मैं क्या बोल देता हूँ, TH बोल देता हूँ, यानी कि वो हॉट सोर्स का हो गया। तो यानी कि आपका जो स्टेट चेंज होगी वो कैसे होगी, B से C होगी। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस शिफ्ट द वर्किंग सब्सटेंस सिलेंडर फ्रॉम द सोर्स टू द इंसुलेटेड स्टैंड। मैंने आपको बताया आपको यहाँ पर DQ जीरो करना है, इसलिए आपने क्या किया, आपने स्टैंड को बर्नर से उठाकर इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया। उसके बाद रिमूव द वेट, गैस एक्सपेंड एडियाबैटिकली एंड टेम्परेचर फॉल डाउन। टेम्परेचर आपका कम होगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर इस केस में कम हो रहा है, इसका मतलब जो आपका टेम्परेचर पहले था वो ज़्यादा रहा होगा। अगर वो ज़्यादा रहा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर मेरा हॉट बॉडी का होता है, कम टेम्परेचर तो मेरा कोल्ड बॉडी का होता है। तो मैंने उसको TH बोल दिया, इसको मैं क्या बोल दूंगा, TC बोल दूंगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब आपका स्टेट कैसे जा रहा है, B से C में आपकी चेंज हो रही है, B से C के अंदर आपकी चेंज हो रही है। B के ऊपर अभी क्या कंडीशन थी, B के ऊपर कंडीशन थी P2 V2 TH, P2 V2 TH। ए के ऊपर क्या कंडीशन थी, ए के ऊपर अभी कंडीशन थी P1 V1 TH। ये वाला प्रोसेस कैसा था, ये वाला प्रोसेस था आपका आइसोथर्मल था, तो आपका TH का TH क्या रह गया, सेम रह गया। लेकिन आपका P1 V1 जो है P2 V2 में चेंज हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट था, बोल्स लॉ का अप्लाई कर सकते हो। तो इस वाले केस के अंदर आपका P1 V1 क्या है, इक्वल टू P2 V2 है। इसको भी आप साथ साथ रखो, P और V के अंदर रिलेशन कैसे निकालोगे। उसके बाद आपकी चेंज सीट्स, आपका जो स्टेट चेंज हो रहा है वो B से C में जा रहा है। तो B पे कंडीशन थी P2 V2 TH। अब आपको पता है कि आप एडियाबैटिकली यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घटेगा। लेकिन आपका टेम्परेचर भी इस केस के अंदर घट रहा है, आपका टेम्परेचर भी इस केस के अंदर घट रहा है। तो टेम्परेचर क्या होगा, TH से TC हो गया, P2 P2 क्या हो गया, P2 V2 हो गया आपका P3 V3। इस वाले केस के अंदर आप क्या लगाओगे, एडियाबैटिक केस के अंदर आप बॉयल्स लॉ को नहीं लगा सकते, लेकिन आप पॉइजन इक्वेशन को लगा सकते हो। मैंने आपको कहा था कि पॉइजन इक्वेशन वैलिड है अगर आपका प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। और कार्नोट इंजन के अंदर आपके सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हैं। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पर पॉइजन इक्वेशन लगा सकते हो, यानी कि P2 V2 का गामा इक्वल टू P3 V3 का गामा। इस वाले केस के लिए आपने इसको भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी हो गई है, आपका पहला प्रोसेस हो गया, आपका दूसरा प्रोसेस हो गया। अब देखते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर आपका वर्क डन क्या निकल कर आएगा। आपको फर्स्ट प्रोसेस पता है कि आपका DQ इक्वल टू क्या, DU माइनस W होता है। एडियाबैटिक आपका प्रोसेस, मतलब आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स आपका जो DQ है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर आपका DQ जीरो है तो आपका DU क्या हो गया, DU तो आपका W2 हो गया। W1 पहले प्रोसेस के लिए, W2 सेकेंड प्रोसेस के लिए, मैंने इसको डिनोट कर दिया। DU आपका क्या होता है, DU आपका होता है NCVDT, N मोल के लिए, 1 मोल के लिए CVDT। तो आपका
W2 क्या हो गया CVDT, DT क्या हो गया आपका T2 माइनस T1, T2 क्या है जो आपका TC फाइनल टेम्परेचर क्या है, TC इनिशियल टेम्परेचर क्या है TH, तो आपका W2 क्या निकल कर आया CV इंटू में TC माइनस का TH। तो यहाँ से भी आपका सेकंड प्रोसेस का वर्क डन निकल कर आ गया, सेकंड प्रोसेस का आपका DU निकल करके आ गया और आपका DQ इस वाले केस के अंदर 0 है ही, ये आपको पहले से ही पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ए स्टेट का हमने ग्राफ बनाया था, ए से बी जा रहा था, ए से बी जा रहा था आइसोथर्मली। आपने क्या सिस्टम को आपने यहाँ पर इस केस के अंदर हीट दी थी, कैसे दी थी आपने, जो आपका सिलेंडर था उसको आपने कहाँ रखा हुआ था, बर्नर के ऊपर रखा हुआ था, वहाँ से अंदर क्या जा रही थी, उसके अंदर से हीट जा रही थी। P1 V1 TH से सिस्टम आपका P2 V2 TH तक पहुँच चुका था। उसके बाद आपने कहा, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इसको एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया। अब आपने इसको एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया है तो सिस्टम में आपका क्या हो गया, P2 V2 TH से P3 V3 TC आ गया। जो आपका TH है वो TC से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर आपका टेम्परेचर गिरा करता है, ये आपको पता है। तो ये आपका यहाँ पर केस आ गया P3 V3 TC। अब बात करते हैं अगले प्रोसेस की। अगला होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आपको कंप्रेशन करना है, यानी कि आपको अब गैस के ऊपर क्या करना है, वेट को रखना है, वेट को रखना है। तो अगर अभी आपका सिलेंडर रखा हुआ है इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर, जो मेरा पार्ट बी था मैंने उसको इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ था आपके सिलेंडर को, तो अभी ये इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर है। तो आप क्या करोगे, अब इसके ऊपर आप वेट रखना शुरू करो, कंप्रेस होगी, वेट रखोगे कंप्रेस होगी, वेट रखोगे कंप्रेस होगी। लेकिन अगर आप इसके सिस्टम के अंदर आपका DQ चेंज नहीं हो रहा तो ये तो आपका प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया। अगर ये आपका प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया तो कंप्रेशन के केस के अंदर आपको पता है कि आपका टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका प्रोसेस कैसा रहे, आइसोथर्मल रहे, यानी कि आपको टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, यानी कि जो आपके सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा हीट है उसको कम करनी पड़ेगी। वो कैसे कम करोगे आप, इसको उठाकर इंसुलेटर से कहाँ पे रख दो, कोल्ड सिंक के ऊपर रख दो, ताकि जो नीचे का कोल्ड सिंक है वो अंदर जो एक्स्ट्रा हीट, अंदर जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर रेज हो रहा है उसकी वजह से जो अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है उसको क्या कर दे, नीचे की तरफ निकालता रहे। अब उसको हीट की फॉर्म में नीचे की तरफ निकालता रहे। तो इस वाले केस के अंदर आपने क्या किया, टू ऑब्टेन दिस प्रोसेस पुट द वर्किंग सिलेंडर ऑन द सिंक एंड रेज द वेट। अब वेट को रेज करना शुरू करो। गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली क्यों करेगी वो, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, कोल्ड सिंक के ऊपर रख दिया, कोल्ड सिंक के ऊपर रख दिया। जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा था उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो आपकी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी वो इंटरनल एनर्जी आपने कोल्ड सिंक को दे दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो मेरी रिलीज हो गई। तो आपका डेल्टा यू 0 रह गया इस वाले केस के अंदर। जो टेम्परेचर रेज करने से आपका डेल्टा यू बढ़ रहा था वो डेल्टा यू आपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहाँ बाहर निकला, वो कोल्ड सिंक के अंदर आपका वो बाहर निकल गया। तो आपने का प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल था, यानी कि आपका कहाँ जा रहा है, देख लो आपका सी से डी पे जा रहा है। सी पे जो आपकी कंडीशन थी वो क्या थी, P3 V3 TC थी, हमने अभी देखा था। आपका डी में चेंज होगा तो क्या होगा, आइसोथर्मली जा रहा है, यानी कि P4 V4 TC रहेगा। टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, बॉयल्स लॉ को लगा सकते हो। क्या रह गया, मतलब बॉयल्स लॉ आपका हो गया P3 V3 इक्वल टू P4 V4। आपको पता होना चाहिए हर कंडीशन के ऊपर आप कौन से चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, किससे आप P1 V1 निकाल सकते हो, किससे आप P2 V2 निकाल सकते हो। आपको सारी चीज़ें पता है, बस आपको अप्लाई करनी है। सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इस इंजन के अंदर हमने अभी तक एक भी चीज़ नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए। इसके अलावा हम जो भी आप आगे पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। बस उसको हम लोग एक प्रॉपरली एक ग्राफ हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं उस सारी कंडीशन को पढ़ते हुए। तो उसके बाद जो आप सिस्टम ने जो हीट रिजेक्ट की उसको मैंने क्या बोल दिया, QC बोल दिया। सी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरी जो हीट है वो QC के अंदर गई, यानी कि कोल्ड सिंक के अंदर गई, तो मैंने इसको QC बोल दिया, राइट। तो आपका जो फर्स्ट लो है, यहाँ पर फर्स्ट लो कहता है DQ इक्वल टू DU माइनस का W। आप कह रहे हो कि आपका प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, तो आपका DU क्या हो गया, DU आपका 0 हो गया। अगर आप इसको कोल्ड सिंक के ऊपर नहीं रखोगे, यानी कि अगर आप सिलेंडर को कोल्ड सिंक के ऊपर नहीं रखोगे, आप इस सिलेंडर को इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर ही रखोगे, तो जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो आपका अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आपका अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइडियल गैस के लिए आपकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी कि आपका डेल्टा यू 0 नहीं रहेगा। आप चाहते हो कि आपका डेल्टा यू 0 रहे, तो जो आपका डेल्टा यू इंक्रीज, जो आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, आपको उसको बाहर निकालना है। आपने उसको बाहर निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ हीट। कैसे, आपने इस सिलेंडर को इंसुलेटेड स्टैंड चढ़ाई कहाँ पर रख दिया, कोल्ड सिंक के ऊपर रख दिया। बहुत सिंपल सा फंडा किया हुआ है, बहुत सिंपल चीज़ें करी हुई है। इस तरीके से आपने डेल्टा यू का क्या कर दिया, 0 कर दिया। अगर आपका डेल्टा यू 0 हो गया तो आप कह सकते हो कि जो आपका DQ है, DQ क्या था आपका, DQ तो आपका QC है। QC किसके बराबर हो गया, माइनस के W3 के बराबर हो गया। W वर्क डन जो है वो आपका यहाँ पर माइनस का W3 लिख दिया मैंने, क्योंकि प्रोसेस मेरा कौन सा था, नंबर 3rd था। तो आपको पता है कि जो आपका QC है वो माइनस का W3 है। प्रोसेस आपका क्या कैसा है, आइसोथर्मल है। आपको आइसोथर्मल केस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, -RT ln V2/V1 इस V फाइनल बाई V इनिशियल। यहाँ पर V फाइनल
फाइनल क्या है V4 है, वी इनिशियल क्या है V3 है, तो V4/V3 आपने इस केस के अंदर कर। तो आपको पता है कि आप इस केस के अंदर कंप्रेशन कर रहे हो। अगर आप इस केस के अंदर कंप्रेशन कर रहे हो तो जो आपका V4 है, V4 तो आपका V3 से क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर आपका V4 V3 से छोटा हो गया, दैट मीन्स आपका ln V4/V3 क्या हो गया, नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि आपका ln V4/V3 आपका नेगेटिव हो गया। RT आपका पॉजिटिव होता ही है, R आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि आपका RT ln V4/V3 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स आपका माइनस का W क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि आपका W क्या हो गया, आपका W पॉजिटिव हो गया। और कंप्रेशन के केस के अंदर आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, आप गैस के ऊपर काम कर रहे हो, तो कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस केस के अंदर आपका वर्क डन अपने आप पॉजिटिव निकल कर आ गया। और साथ ही साथ आप कह रहे हो कि जो आपका QC है वो क्या है, QC आपको माइनस का W है, वर्क डन आपका पॉजिटिव, तो आपका QC क्या हो गया, माइनस का निकल कर आ गया। आपकी सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो वो भी अपने आप नेगेटिव निकल कर आ गई। तो आपको फॉर्मूले के अंदर प्लस माइनस का छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, अपने आप वर्क डन प्लस माइनस निकल कर आएगा। जो वो चाह रहा है वो अपने आप से निकल कर आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसके ग्राफ को कि आखिर ग्राफ क्या कहता है। तो आपने A से B का बनाया था, आपने B से C का बनाया था, अब हम बना रहे हैं C से D का। कैसे जा रहा है प्रोसेस आपका है, आइसोथर्मली कंप्रेस हो रहा है। तो कैसे जाएगा, वॉल्यूम आपका यहाँ से वॉल्यूम से वापस आएगा, ये वापस आएगा तो आइसोथर्मल की तरह जा रहा है ये। तो P3 V3 TC था, तो टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा TC। बाकी आपका प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया और थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। लेकिन इस वाले केस में आप क्या लगा सकते हो, बोयल्स लॉ को लगा सकते हो। और आपका सिस्टम ने बाहर हीट रिलीज की है QC, तो मैंने यहाँ पर एक एरो लगा कर दिया, QC आपका रिलीज हुआ है। अब बच गया आपका लास्ट प्रोसेस, वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इस वाले केस में आपको क्या करना है, आपको सिलेंडर को शिफ्ट करना है वापस से इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। अब आपको आइडियाबैटिकली क्या करना है, उसको कंप्रेस करना है। इस टाइम पे आपका सिलेंडर जो है वहाँ पर है कोल्ड सिंक के ऊपर है। अगर आप उसको कोल्ड सिंक के ऊपर ही कंप्रेस करोगे तो जो आपका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कोल्ड सिंक से बाहर जाएगा, यानी कि आपकी हीट चेंज हो जाएगी। हीट को आपको चेंज नहीं करना है, हीट को आपको कॉन्स्टेंट रखना है, यानी कि आपको DQ को 0 करना है। तो उस केस को आपको अपना सिलेंडर को उठाकर इंसुलेटेड स्टैंड से उठाकर आपको कहाँ रखना पड़ेगा, वापस से आपको अपने सिलेंडर को कोल्ड सिंक से उठाकर कहाँ पर रखना पड़ेगा, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर वापस से रखना पड़ेगा। और तब आप कंप्रेस करोगे तो आपका टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर आपका राइज कर जाएगा, टेम्परेचर आपका राइज कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर आपका टेम्परेचर जो है वो राइज करता है। तो आपने क्या किया, आपने सिलेंडर को शिफ्ट किया बैक टू द इंसुलेटेड स्टैंड, रेज द वेट, रेज को आपने वेट को रेज किया तो गैस कंप्रेस करेगी एडियाबैटिकली इसलिए क्योंकि अब मेरे जो सिलेंडर रखा हुआ है वो इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर, ना तो हीट जा रही है ना तो हीट आ रही है। एंड द साइकिल विल कंप्लीट एज D से वापस से मेरा कहाँ चला जाएगा, वो A के ऊपर चला जाएगा। D पे कंडीशन थी P4 V4 TC, A पे कंडीशन क्या हो जाएगी P1 V1 TH। आपको पता है कि जो आपका TH है वो बड़ा है किससे, TC से आपका बड़ा है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, आपके एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो आपका TC से TH की तरफ इंक्रीज ही हो रहा है। लेकिन आपका प्रोसेस जो है ये एडियाबैटिक है, तो आप यहाँ पर बॉयल्स लॉ को नहीं लगाओगे, आप यहाँ पर क्या लगाओगे, पॉइजन इक्वेशन को आप यहाँ पर लगा सकते हो। P4 V4 P1 V1 के रिलेशन के लिए क्या लगा सकते हो, पॉइजन इक्वेशन को यहाँ पर आप लगा सकते हो। उसके बाद जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है DQ इक्वल टू DU माइनस का W। आपको पता है कि आपका प्रोसेस एडियाबैटिकली है, तो आपका DQ क्या हो गया, DQ आपका 0 हो गया। DU इक्वल टू क्या हो गया, DU इक्वल टू आपका W4 हो गया। फोर्थ के लिए मैंने W को W4 कर दिया। तो आपका DU क्या है, DU तो आपका NCV/dt होता है। dt क्या हो गया, फाइनल माइनस का इनिशियल, फाइनल क्या है TH है, इनिशियल क्या है TC है, इनटू में क्या कर दो आप CV कर दो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका D डेल्टा U हो गया, ये तो आपका W4 के बराबर होता है। तो आपका CV तो पॉजिटिव होता ही है, TH जो है वो बड़ा है TC से, तो आपका ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव, CV भी पॉजिटिव होता है, तो आपका डेल्टा U क्या आएगा, डेल्टा U आपका पॉजिटिव आएगा। और आपका W क्या आएगा, W भी आपका पॉजिटिव आएगा। आप कंप्रेशन कर रहे हो, कंप्रेशन अगर आप करोगे तो आप सिस्टम के ऊपर काम करोगे, सिस्टम के ऊपर काम करोगे तो आपका W पॉजिटिव आना ही था, वो फॉर्मूले से भी पॉजिटिव में आ रहा है। सेकेंडली आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो यानी कि आप गैस के इंटरनल गैस टेम्परेचर रेज करेगा, टेम्परेचर अगर रेज करेगा तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि आपकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो बड़ी ज़्यादा होगी किससे, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, यानी कि आपका डेल्टा U क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो भी मेरा फॉर्मूले से पॉजिटिव आ रहा है। तो आप फॉर्मूले के अंदर प्लस माइनस से छेड़ बिल्कुल भी मत करना, बस आपको वैल्यू जो गिवन होगी आप उसको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना, अपने आप प्लस माइनस का खेल सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं आपका ग्राफ कंप्लीट कैसे हुआ। तो आपका जो पूरी साइकिल मैंने यहाँ पे बना रखी है, साइकिल कैसे बनाई है, A से B पे गया, A से B पे बना, B पे गया, फिर B से C पे गया, C से कहाँ गया, D पे गया, D से कहाँ पर गया, A पे गया। A पे कंडीशन क्या थी, P1 V1 TH थी। इस केस के ऊपर आपने क्या किया, आपने वर्किंग सिलेंडर को रखा हॉट सोर्स के ऊपर, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी जो गैस है वो कैसे एक्सपेंड करे, वो कैसे एक्सपेंड करे, वो करे आइसोथर्मली एक्सपेंड करे। अगर आप उसके ऊपर से वेट हटाओगे तो वो एक्सपेंड करेगी, लेकिन अगर आपने इसको हॉट सोर्स के ऊपर नहीं रखा तो अगर वो एक्सपेंड कर
कर रही है तो आपका जो डी क्यू है वो जीरो हो गया। अगर आपका डी क्यू जीरो हो गया यानी कि प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया, तो अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो आपका टेम्परेचर गिर जाएगा। वो आप चाहते नहीं हो, इसलिए आप चाहते हो कि जो आपका टेम्परेचर गिर रहा है उसको आप ओवरकम करने के लिए क्या करो, आप उसको ओवरकम करने के लिए उसको हॉट सोर्स के ऊपर रख दो। जितना आपका टेम्परेचर गिर रहा है उतनी आप नीचे से हीट दे दो। तो मैंने क्या कर दिया, क्यू एच को मैंने यहाँ से एंट्री करा दी ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, टी एच का टी एच रहे। तो आपका सेकंड कंडीशन क्या आ गई, P2V2 TH। उसके बाद आप चाहते हो कि आप इसको एडियाबैटिकली और एक्सपेंड करो। आपको एडियाबैटिकली एक्सपेंड करना है तो आप इसको उठा के कहाँ रख दो, हॉट सोर्स से इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दो ताकि आपका जो हीट ना तो अंदर जाए ना तो हीट वहाँ से बाहर आए। उसके बाद आपको एक्सपेंड करना है, हीट हटा और एक्सपेंड करेगी, हीट हटा और एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड अगर कर रही है एडियाबैटिकली तो आपका टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर अगर गिरेगा तो आपका TS से टेम्परेचर कहाँ चला गया, TC चला गया। तो आपका टेम्परेचर कहाँ चला गया, TC चला गया। P3V3 हो गई। इस वाले केस में आप लगा सकते हो बॉयल्स लॉ को, इस वाले केस में लगा सकते हो पॉइजन इक्वेशन को, इस वाले केस में लगा सकते हो बॉयल्स लॉ को, इस वाले केस में पॉइजन इक्वेशन को। उसके बाद आपने वापस से क्या किया, उसके बाद आपने आइसोथर्मली कंप्रेस की है। आइसोथर्मली अगर आप कंप्रेस करोगे और आप गैस को कंप्रेस करोगे इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर, तो जब उसे कंप्रेस करोगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने से आपका डेल्टा यू बढ़ जाएगा। लेकिन आइसोथर्मल के अंदर आपका डेल्टा यू जीरो होता है, तो आपको उस डेल्टा यू को बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालोगे, आप उसको बाहर निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट। कि वो कैसे निकालोगे, आप इसको उठा के किसके ऊपर रख दो, कोल्ड सिंक के ऊपर रख दो। तो जो आपका डेल्टा यू बढ़ रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकल जाएगा, आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह जाएगा। यानी कि आपका टेम्परेचर TC से TC रह गया और आपका P3V3 किस में कन्वर्ट हो गया, P4V4 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपने कोल्ड सिंक को कुछ हीट दी तो उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया QC से। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने एडियाबैटिकली कंप्रेस किया। एडियाबैटिकली कंप्रेस करने के लिए आपने सिस्टम को कोल्ड सिंक से उठा के कहाँ पे रख दिया, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया ताकि आपका DQ जीरो हो जाए। अगर आपका DQ जीरो हो गया और आपने उसको और कंप्रेस किया तो आपका टेम्परेचर रेज करेगा। टेम्परेचर TC से रेज करके कहाँ पहुँच गया, वापस से TH के ऊपर पहुँच गया और आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए डायग्राम किस तरीके से बना है, कैसे कैसा प्रोसेस होता है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम के लिए आप कब लगा सकते हो बॉयल्स लॉ, कब लगा सकते हो पॉइजन इक्वेशन, कब आपका TH हो रहा है, कब आपका TC हो रहा है, कब आप QH को एंटर करोगे, कब आप QC को बाहर करोगे। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका किसका है, P और V का ग्राफ है। अभी हम बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे कार्नोट साइकिल के अंदर, T और V का बनाएंगे, P और T का बनाएंगे, H और S का बनाएंगे, हर चीज़ का ग्राफ बनाएंगे। बहुत सारे ग्राफ आपके लिए बनाने वाले हैं। लेकिन अभी हम बना लेते हैं एक चार्ट जो आपको याद करना है, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा कि जो आपका पहला प्रोसेस था वो क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। A से B गया, P1V1 TH से P2V2 TH चला गया। आइसोथर्मल था इसलिए आपका जो डेल्टा यू है वो जीरो हो गया। जो आपका Q था वो क्या हो गया, QS। तो आपका QS था वो किसके बराबर हो गया, माइनस के W1 के बराबर हो गया। तो आपका W1 इक्वल टू माइनस का RTH ln V2/V1 होता है। RT क्या है, यहाँ पर TH है, तो आपका ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। सेकंड वाले के अंदर आपका केस था रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। B से C के अंदर गया, P2V2 TH आपका कन्वर्ट हो गया P3V3 TC के अंदर एडियाबैटिकल एक्सपेंड हुआ, यानी कि आपका टेम्परेचर गिरा, यानी कि आपका जो TH है वो ग्रेटर होगा किससे, TC से आपका ग्रेटर होगा। आपका जो DQ है वो जीरो हो गया। अगर आपका DQ जीरो हो गया तो आपको फर्स्ट लॉ से पता है आपका DQ इक्वल टू होता है DU माइनस का W। अगर आपका DQ जीरो हो गया तो आपका DU तो हो गया मेरा बराबर माइनस के W से। DU आपका होता है NCV/dt। तो आपका W2 क्या हो जाएगा, W2 आपका हो जाएगा CV इंटू में TC माइनस का H, क्योंकि आपका W तो क्या होता है माइनस के डेल्टा U के बराबर होता है। और ये आपका क्या होता है NCV/dt होता है, NCV/dt होता है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर तीसरा देख रहे हो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन आप देख रहे हो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन देख रहे हो। यानी कि आपका स्टेट जा रहा है C से D के अंदर, C से D के अंदर जाएगा तो P3V3 TC के अंदर जाएगा, यानी कि P3V3 TC से कहाँ जाएगा वो P4V4 TC में जाएगा। प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है तो आपका टेम्परेचर क्या रह गया, कॉन्स्टेंट आपका टेम्परेचर रह गया। अगर आपको अगर आप इजीली इस ग्राफ को नहीं देख पा रहे हो तो नीचे नोट्स दे रखे हैं मैंने, आप उस नोट्स के अंदर से इस ग्राफ को देख लेना, वहाँ से आप इजीली समझ जाओगे कि यहाँ पर किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही है, तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। तो आपका इस केस के अंदर क्या डेल्टा यू जीरो हो गया क्योंकि प्रोसेस आपका आइसोथर्मल था। तो आपका हीट क्या निकल रही थी, हीट आपको निकल रही थी QC आपका किसके बराबर हो गया, W3 से, तब W3 के बराबर हो गया। ये मैंने लिखा बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद आपका W3 क्या होता है माइनस का RTC ln V4/V3। आपने यहाँ पर वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस था रिवर्सिबल वो क्या था, D से A तक A में गया, P4V4 TC आपका कन्वर्ट हो गया P1V1 TH में। कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, बढ़ेगा, TC से TH में चला गया,
TH आपका ग्रेटर होता है किससे, TC से आपका TH ग्रेटर होता है। आपका इस किसके अंदर डेल्टा U किसके बराबर हो गया, माइनस के W के बराबर हो गया। डेल्टा Q आपका किसका था, D0 था क्योंकि आपका प्रोसेस क्या था, एडियाबैटिक था। तो आपका W4 क्या निकल कर आ गया, CV इंटू में TH माइनस का TC यहाँ पर निकल कर आ गया। तो सारी चीज़ें आपकी अपने आप निकल कर आ जाएगी, आपको बस फॉर्मूले को यूज़ करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने ग्राफ बनाया कार्नोट साइकिल का, आखिरकार आपने वो ग्राफ बनाया क्यों है, आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग कार्नोट साइकिल के अंदर, POT का करेंगे, BOT का करेंगे, H और S का करेंगे, S और T का करेंगे, S और P का करेंगे। इन सभी के ग्राफ आपको पढ़ने हैं। इन सभी में से कोई से भी ग्राफ आपसे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आपसे पूछ सकता है और बहुत सारे ग्राफ अब तक पूछे भी गए हैं। तो कल हम लोग कार्नोट साइकिल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सभी को कनेक्ट करते हुए आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उन सबको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एंट्रोपी और एंथैल्पी क्या होती है, उसके बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे। फेज ट्रांजिशन क्या होता है, अब हम उसके सेकंड वाले पार्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जो भी हमने अभी तक फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी है, उन सभी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कार्नोट साइकिल का। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे उसको एग्जाम के अंदर। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। हम लोग सीखेंगे कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हो, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आप उसको किस तरीके से अप्लाई करने वाले हो, आप लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हो। तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना नीचे से, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैंने आपको सारा समझा दिया है कि आपका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बना है। कल हम लोग इस चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे, हम लोग एफिशिएंसी के फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियोज़ फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। इस टाइम हम लोग पूरी की पूरी सिलेबस कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता यूट्यूब के ऊपर आज की डेट के अंदर तो कहीं पर भी पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। वो आपको सिर्फ टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। टॉपिक्स पढ़ने से आप कभी कुछ टॉपिक पढ़ोगे, आप कभी कुछ टॉपिक पढ़ोगे, उससे आपका नेट नहीं क्लियर होने वाला। आप चाहे यहाँ से मत पढ़ो, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट पढ़ो। अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो उसको कंप्लीट पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ लिया, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जूल थॉमसन कोफिशिएंट पढ़ लिया। आप खुद ही बताओ, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता, अगर आपको कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं आता, आपको मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर नहीं आता, तो क्या आप जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हो? अगर आपको वर्क डन नहीं आता तो क्या आप कार्नोट साइकिल पढ़ सकते हो? तो आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है, आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। आपको स्टेट फंक्शन पढ़ना है, आपको पाथ फंक्शन पढ़ना है, आपको यूलर थ्योरम पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पूरी की पूरी थर्मोडायनामिक्स में से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज़ कम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है। तो आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसे पूरा पढ़ो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आज की, आपके लिए हेल्पफुल लगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कमी लगी लेक्चर के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो कि सर आज ये कमी थी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।